अस्सलाम वालेकुम, आदाब। खास प्रोग्राम वक्त की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़हूर लोलाबी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किस तरह पाकिस्तान के दहशतगर्द ठिकानों को तबाह किया, इसकी चर्चा पूरे दुनिया में चल ही रही है। लेकिन अब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी खुद इसकी तस्दीक की है, जबकि उससे कबल वो इन हमलों की तरदीद करते थे। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एतराफ़ किया कि 10 मई को भारत के बैलिस्टिक मिसाइलों ने नूर खान एयरबेस और दीगर मकामात को निशाना बनाया। शहबाज शरीफ का यह एतराफ़ी बयान भारतीय फौज के मिशन सिंदूर की कामयाबी की तस्दीक करता है। शहबाज ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें सुबह 2:30 बजे के करीब फ़ोन करके हमलों की इतला दी। उन्होंने पाकिस्तान की फ़िज़ाई की तरफ से मकामी टेक्नोलॉजी और चीनी जेट तैयारों के इस्तेमाल का भी जिक्र किया और इस बात की भी तस्दीक की कि भारत के मिसाइलों ने पाकिस्तान में अहदाफ को निशाना बनाया। बात ऑपरेशन सिंदूर की तो तारीफ करनी होगी ब्रह्मोस मिसाइल की। भारतीय साख्ता ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में कामयाब मुजाहरा किया और पाकिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों को जमीन दोस्त किया। हिंदुस्तानी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, बाराक, सोखाई और दीगर मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। लेकिन इनमें सबसे अहम ब्रह्मोस मिसाइल है, जो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये 3700 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हदफ को निशाना बना सकता है और इसकी रेंज नए वर्जन के साथ 450 से 500 किलोमीटर है। 200 से 300 किलोग्राम वार हेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। इसे ज़मीन, समंदर और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। ये दुश्मन के रडार से बचने के लिए इंतहाई कम ऊंचाई पर परवाज करने की सलाहियत भी रखता है। बात तो यही ख़त्म नहीं होती, बल्कि अब पाकिस्तान को आलमी सतह पर भी बेनकाब करने की बारी है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ सफारती जंग के लिए तैयार है। इस मकसद के लिए 7 कुल जमाती टीमें तश्कील दी गई है, जो मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करके दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के मौक़िफ़ को उजागर करेंगे। इस सिलसिले में एक वफद अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के अरकान से भी मुलाकात करेगा। 7 वफूद तश्कील दिए गए हैं, जिनकी पूरी लिस्ट हमारे पास है। 7 वफूद के बैरून मुल्क दौरे 23 या 24 मई के शुरू में होने का इम्कान है, जिनमें कई बड़े लीडरों के नाम भी शामिल है। शशि थरूर से लेकर असदुद्दीन ओवैसी, सुप्रिया सोली से लेकर सलमान खुर्शीद और जम्मू कश्मीर के 3 बड़े लीडर गुलाम नबी आज़ाद, मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी और गुलाम अली खटाना भी है, जो जिन्हें इस वफूद में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि यह वफूद USA, पनामा, ब्राज़ील, कोलंबिया, स्पेन, ग्रीस, रशिया, इजिप्ट, कतर, इथोपिया, साउथ अफ्रीका से लेकर सऊदी अरब का ये दौरा करेंगे। और इधर पाकिस्तान कॉपी कैट बन चुका है। पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सदारत में, उनकी क़यादत में भी एक वफ़द जो है वो तश्कील दिया गया है, जो इन मुल्कों का दौरा करेगा। और इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में किस मिसाइल ने क्या क्या कमाल करके दिखाया, और ख़ासकर ब्रह्मोस के बारे में समझेंगे, इसकी ताकत के बारे में बात करेंगे कि कैसे इसने मेड इन चाइना हथियारों के छक्के छुड़ाए। आलमी सतह पर पाकिस्तान के असली चेहरे के पर्दे का फाश करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इस वाले से भी आज बात करेंगे और ख़ास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल SK मंगोत्रा जी हैं। बहुत शुक्रिया SK मंगोत्रा जी टाइम देने के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर ललन प्रसाद जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है। ललन प्रसाद जी, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम। और हमारे साथ जम्मू कश्मीर से अहमद अयाज साहब है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। अहमद अयाज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खैर मकदम इस ख़ास प्रोग्राम वक्त की बात में। शुरुआत में ज़रा कर्नल साहब आपके साथ ही करूँगा। SK मंगोत्रा साहब, जिस तरह से हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से चला, आने वाले वक्त में इसके कसीदे पढ़े जाएंगे, तारीख में सुनहरी हरूफ से इसे दर्ज किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान जो पहले किसी मिसाइल हमले या नुकसान की तरदीद करता था, इनकार करता था कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि खुद वहाँ के जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है वो ये कह रहे हैं कि नूर खान बेस तबाह हुआ है। वो ये भी कह रहे हैं कि 2:30 बजे उन्हें आसिम मुनीर ने फ़ोन किया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या इससे ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की वजह से एक बड़ी चोट पहुंची है? कर्नल साहब, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया ने इसको देखा। बिल्कुल। और जो उस वक्त पिक्चर जो दिखाई गई हैं हमारी एयरफोर्स की तरफ से, जो प्रेजेंटेशंस हम लोगों ने बताई हैं, और हमारे एयरफोर्स ने और दोनों जो एयरफोर्स के हमारे ऑफिसर्स आकर, जिन्होंने हिमा कुरैशी ने भी
कुरैशी ने भी और दोनों ने, कर्नल सिंह ने भी, उसकी पूरी डिटेल जो है वो आपको पूरी दुनिया को दी। बिल्कुल। तो इसमें पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है झूठ बोलना। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि वो झूठ बोलते हैं। और हमें अभी आपकी पहली बार ये भी देखा जाए तो ये है कि आप किसी के सामान पर हमें धमकी दे रहे हैं, और न्यूक्लियर धमकी भी आप दिए जा रहे हैं कि हम न्यूक्लियर कर देंगे। अरे आपके पास रिमोट ही नहीं है तो आप न्यूक्लियर क्या करेंगे? तो ये कहना कि जो बर्बादी नहीं हुई है वो आप बिल्कुल गलत बात है, झूठ बोलना है। और अभी आप टेंडर देखिए किस तरह पाकिस्तान के टेंडर रिपेयर के लिए आ रहे हैं, ये तो पब्लिक में अपीयर हो रहे हैं। तो इसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। पहले ही, और जो पूरी एयरफोर्स ने जो हमारी एयर सिक्योरिटी थी वो पूरी शुरू में ही हासिल कर ली थी, क्योंकि उनके एयर डिफेंस को भी हासिल करना था। और जिसकी वजह से हमारा पूरा जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर जो था, जो भी टारगेट्स उनको दिए गए थे उसको उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया और बहुत बुरी तरह से जो है वो तहस-नहस किया गया। बिल्कुल। तो ये कहना कि हमारी बर्बादी नहीं हुई या हमारा नुकसान नहीं हुआ, मैं कहूँगा कि शरेआम झूठ बोलने वाली बात है। और पाकिस्तान इसके लिए मशहूर है, कोई नई बात तो है नहीं। बिल्कुल ठीक है, मैं आऊँगा दोबारा आपके पास लालन प्रसाद जी, आपके पास मैं आऊँगा। जिस तरह से हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान से दो चार होना पड़ा। सैटेलाइट इमेजेस भी जिस तरह से हमने देखे जो जारी किए गए उसमें साफ देखा गया कि कितना बड़ा नुकसान, और जो 9 आतंकी ठिकाने हैं उनको नेस्त नाबूद किया गया। लेकिन चूँकि पाकिस्तान अभी ये मानने के लिए तैयार है, तो क्या ये माना जाए कि वो कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है? ललन प्रसाद जी। जी हाँ, देखिए पाकिस्तान तो मैंने पहले भी जैसे कहा था कि एक झूठिस्तान भी उसका नाम रख दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। हर स्टेज पर पाकिस्तान झूठ बोलता रहा और सारी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता रहा। 13 जगहों पर पहले ही दिन 23 मिनट में के अंदर हमने जो उनके एयरपोर्ट्स में बर्बादी की वो सारी दुनिया को हमने दिखा भी दिया और सारी दुनिया में इसको रिकॉग्नाइज भी किया। वाशिंगटन पोस्ट और जो दुनिया भर के टेलीविजन है और दुनिया भर के बड़े बड़े अखबार हैं, सब जगह इनकी फोटोज भी अब आ गई है और सबने देखा कि कहाँ हमने इनको मारा है। और ये सब दुनिया को कहते रहे कि हमारा कोई खास नुकसान नहीं हुआ। और एक तरफ तो कहते हैं नुकसान नहीं हुआ, दूसरी तरफ वो टेंडर फ्लोट कर रहे हैं जो इनका नुकसान हुआ उसके रिपेयर के लिए। तो इतना कंट्राडिक्शन, तो सारी दुनिया क्या है इनके झूठ को पहचान नहीं रही है। और अब ये जब हमने डेलीगेशन भेजने का निर्णय किया तो हमारी नकल करके ये भी डेलीगेशन भेज रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि नकल के लिए भी थोड़ी अकल चाहिए। अब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर एयरपोर्ट्स पर गए जिसको उन्होंने कहा कि हमने बर्बाद किया है और वहां जाके सैनिकों से बात की और पूरा एयरपोर्ट दिखाया सारी दुनिया को जहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ था, सारा झूठी प्रोपेगेंडा इन्होंने किया था। और इनके प्राइम मिनिस्टर ने उसके दूसरे दिन खुद जाकर किसी एयरपोर्ट पर अपनी फोटो खिंचवाई। वो एयरपोर्ट था या मैदान था पता नहीं, तो एक तंबू लगा हुआ था, 50-60 सैनिक वहाँ खड़े थे और वहाँ जाकर ये भाषण दे रहे थे दुनिया को। तो ये जो इस तरह से नकल के लिए भी थोड़ी अकल तो चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान बिहेव करता रहा है बराबर, दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता रहा है, तो दुनिया को लोग बेवकूफ थोड़े हैं। ये सोचते हैं कि हम डिप्लोमेसी के जवाब डिप्लोमेसी दे देंगे, तो ठीक है उसके डिप्लोमेसी से आप दीजिए, लेकिन कोई उसका कोई एक तरीका होता है, कोई एक उसके नाम होते हैं, उसके हिसाब से आप बात करेंगे। हमारा तो बहुत क्लियर स्टैंड है। देखिए जो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, 0 टॉलरेंस टेररिज्म के खिलाफ, और हम सारी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ टेररिज्म हमारे लिए नुकसानप्रद नहीं है बल्कि दुनिया के पूरी दुनिया के लिए। ठीक है लालन साहब, मैं आऊँगा दोबारा आपके पास। अहमद अयाज साहब आपके पास मैं आना चाहूँगा। जिस तरह से हमने देखा कि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, लेकिन अब बारी है पाकिस्तान को आलमी सतह पर बेनकाब करने की, और इस वाले से जो 7 वफद तश्कील दिए गए हैं मेंबरान पार्लियामेंट के, जिनमें जम्मू कश्मीर के 3 लीडर भी शामिल है, गुलाम नबी आज़ाद साहब है,
गुलाम अली खटाना जी है, मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी है, जो मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे और वहाँ पर अपनी बात रखेंगे और ख़ासकर पाकिस्तान का असली चेहरा है वो बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। इसको आप किस तरह से देखें? क्या वाकई में इससे जो पाकिस्तान है आलमी बरादरी को मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है? दो बातें हैं इसमें। जो अभी जो डेलीगेशंस का जो प्रोग्राम अंडर वे है जी, दो मतलब इससे निकाले जा सकते हैं या दो तरीके से इसको देखा जा सकता है। एक जी, ये कि जो फॉरेन अफेयर्स का जो इम्पैक्ट रहा है आज तक पूरे वर्ल्ड में इंडिया की तरफ से, मुझे लगता है कि उस पर सवालात खड़े हो सकते हैं, क्योंकि अगर फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर्स का एक्टिविटी और इम्पैक्ट इतना रहता ग्लोब वर्ल्ड ओवर, तो शायद और डेलीगेशन को और इतनी तादाद में भेजने की जरूरत नहीं पड़ती और उनको और क्लेरिफिकेशन नहीं करनी पड़ती या उनको कन्विंस नहीं करना पड़ता कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और उनकी तरफ से क्या होता आ रहा है। हालांकि अगर हम ये भी मान लें कि इससे पहले भी कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने यूएन को रिप्रेजेंट इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया, लेकिन द सिचुएशन वाज स्लाइटली डिफरेंट। लेकिन आज जो कांस्टेंट जो अभी जो स्ट्राइक होगी, जो अटैक हो गया पाकिस्तान के ऊपर, तो उसके चलते अभी जो 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 बड़े डेलीगेशंस 5-6 डेलीगेशन 7-7 8-8 मेंबर्स पर मुश्तमिल, तो इट लुक्स वेरी 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 बिग बिग अफेयर और सारी दुनिया को ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं। उनको ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ इन्फिल्ट्रेशन या मुदाखलत का क्या मामला है। तो लगता है कि शायद अभी तक फॉरेन लेवल पर, फॉरेन एक्सटर्नल लेवल पर शायद हम इसमें आज तक कामयाब नहीं हुए लोगों को कन्विंस करने में, तो उनको और कन्विंस करने की अब जरूरत पड़ती है। एक भी ये पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये हो गया कि जो हम बार बार कहते आए कि इसके बावजूद कि हमारे डाइवर्जन जो होगा, मुख्तलिफ शेड्स ऑफ ओपिनियन होंगे, पब्लिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होंगे, आपस में अगर कितना भी एक दूसरे के खिलाफ वो लड़ते रहे, इंटरनली कितने भी एक दूसरे के साथ झगड़ते रहे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू नेशन, जब अब नेशन की बात होती है तो एवरीबडी स्टैंड्स। तो इसमें इंक्लूडियस जो दिख रहे हैं हम, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर जी हो या कैलिमोजी जी हो या दूसरे तीसरे बाकी जो लोग हैं, तो इंक्लूडिंग ऑल एवरीबडी, तो दिस गिव्स एन इंप्रेशन टू द होल वर्ल्ड that they are all united for this, even within the country also, कि भाई ये सब लोग जब देश की बात आती है, इकट्ठे चलने की बात आती है, irrespective of कि किसका क्या सोच है, किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता हो, लेकिन they are all together and they stand for the country. I mean that gives a very positive message out of it, and possibly they will be in a position, ये इस पोजीशन में होंगे कि वर्ल्ड लेवल पर ये अपने बात को से उनको कन्विंस करें, एक एग्रेसिवली, एक विगरस तरीके से एक कैंपेन चला देंगे, उनको कन्विंस कर देंगे। आई थिंक दैट वे इट विल हेल्प टू कन्विंस द वर्ल्ड कम्युनिटी कि भाई जी पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फिल्ट्रेशन आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से जो मुदाखलत हो रही है, तो उसमें शायद किसी हद तक वो कामयाब हो जाएंगे उनको मुतमईन करने में। लेकिन अहमद आया साहब, हमने देखा कि जो ही भारत सरकार ने फैसला लिया तो पाकिस्तान में भी एक डेलीगेशन तैयार किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि जो वहाँ के साबिक वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनकी क़यादत में भी एक वफ़द तश्कील दिया गया है जो मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेगा। तो क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान को एक किस्म का खौफ है कि कहीं वो आलमी सतह पर बेनकाब ना हो जाए? वो ठीक है, वो तो हो ही जाएगा, वो तो रहेगा ही, वो भी एक काउंटर अपना काउंटर कर लेंगे, वो भी अपना दे देंगे। लेकिन टोटलिटी में जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लिए इसमें एक जो डिमेरिट है वो ये है कि हिंदुस्तान का एक स्टेटेड पोजीशन आज तक ये रही है कि पहले तो 71 को शिमला एग्रीमेंट को लेकर के हमारा बायलैटरल इशू है, उसके बाद एक स्टेटेड पोजीशन रही कि हमारा इंटरनल मामला है। अब चूंकि हम खुद ही ये एक डिमेरिट रहेगा
अगर हम इस मामले में मुतमईन भी कर सकते हैं वर्ल्ड कम्युनिटी को कि वहां की तरफ से ये दिक्कत आ रही है, सो दैट मीन्स वी आर इंटरनेशनलाइजिंग इट। इसके बावजूद कि जब हमारा स्टेटेड पोजीशन है ये कि भाई हमारा इंटरनल मामला है या हमारा बायलैटरल इशू है, दोनों में से एक भी जो भी ले लेंगे, लेकिन अब हम इसको इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी दिक्कत रहेगी विद इन द कंट्री इटसेल्फ या विद इन द जो सोच है। तो एक कंफ्यूजन सा सोच में रहेगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली द पॉलिसी, इज इट एन इंटरनेशनल इशू, इज इट एन इंटरनल इशू और इज इट अ बायलैटरल इशू। मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजन सा रहेगा और इसमें सवालात खड़े हो जाएंगे। अलबत्ता ये सही बात है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान से बेहतर इंडिया कॉम्पिटेंट है, इंडिया कैपेबल है ये कन्विंस करने में वर्ल्ड कम्युनिटी को, जो भी उनको कन्विंस करने की बात है, दे विल बी इन अ पोजीशन टू कन्विंस प्रिवेल अपॉन द वर्ल्ड कम्युनिटी कि भाई पाकिस्तान की तरफ से जो आ रहा है तो उसको वो अच्छी तरह से काउंटर करने के कैपेबल है। लालन प्रसाद साहब, यही सवाल मैं आपके पास ले जाऊंगा। जिस तरह से अहमद अयाज साहब कह रहे थे कि ये हम इसको अब इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, देखिए ये मामला तो इंटरनेशनलाइज पहले ही हो चुका है। सारी दुनिया जान गई है कि पाकिस्तान के ऊपर किस तरह से हमला, किस तरह से हमने आतंकी ठिकानों को मारा है और उनको कितना नुकसान हुआ है। दूसरी बात है कि पाकिस्तान ने जो इसका रिएक्शन किया, जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जो हमला करने की कोशिश की, और ख़ासतौर से बॉर्डर के जो इलाकों में पाकिस्तान उपद्रव करता रहा है, और उसको सारी दुनिया भर में उसका भी दुनिया भर के टेलीविजन में, अखबारों में, सब जगह उसके बारे में भी आया। तो ये मामला इंटरनेशनलाइज तो पहले ही हो चुका है। जहाँ तक बात है कि ये मामला पाकिस्तान और हमारे के बीच में जो इश्यूज हैं वो उनको द्विपक्षीय हुई, मतलब हम बैठ के आपस में ही कर सकते हैं। हम भारत का जो पहले से ही ये उसूल रहा है कि हम किसी दूसरे देश को अपने मामलों के बीच में मध्यस्थ नहीं बनाएंगे। वी आर कॉम्पिटेंट, हम खुद कॉम्पिटेंट है, अपने मसलों को हम खुद हल कर सकते हैं, और हमने किया भी। अब ये जो मसला उठा, आप देखिए जिस तरह से पाकिस्तान का जिस तरह से आतंकी हमला ये हुआ, तो उसके ऊपर जो पहला स्टेप हमने उठाया था वो सिंधु नदी का पानी रोक दिया, और सिंधु जल समझौते को हमने रद्द किया। ठीक है, हम आएंगे उस पर, लालन साहब मैं आऊंगा उस पर, लेकिन कर्नल साहब आपके पास में आऊँगा। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि कई मेड इन इंडिया मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, चाहे वो आकाश मिसाइल हो या बाराक मिसाइल हो, सुखोई मिसाइल हो, लेकिन खासकर जो कमाल करके दिखाया वो ब्रह्मोस मिसाइल ने दिखाया। किस तरह उसने मेड इन इंडिया, जो मेड इन चाइना, माफ कीजिएगा, मेड इन चाइना जो मिसाइल थे उनके छक्के छुड़ाए। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में अगर आप हमें मज़ीद जानकारी दे सकते हैं कि, और ये जो हमने देखा कि मेड इन इंडिया हथियारों की इस ऑपरेशन में जीत हुई, इसका आप पूरी दुनिया पर इसका अब क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले कि जो मोदी जी की एक बहुत ही बड़ी अहम जो उनका वो था कि भाई मेड इन इंडिया पर जोर उन्होंने शुरू किया था, और मेक इन इंडिया पर जोर कि जब तक आप अपने ऊपर सक्षम नहीं हैं तब तक आप कामयाब नहीं होते। बिल्कुल। और अब हमारे साइंटिस्टों से जो इतनी मेहनत कर रहे थे, काफी अरसे से मेहनत कर रहे थे, उन्होंने जो मिसाइल्स तैयार करी हैं और जिसका इस्तेमाल हम लोगों ने अभी किया है, जैसे आपने ब्रह्मोस का किया, और ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी आपने देख ली कि कहाँ जाकर उसने अपना टारगेट को जो हिट किया। बिल्कुल। और दूसरी बात कि वही मुल्क जो है वो सक्षम और शक्तिशाली हो सकता है, पावरफुल हो सकता है, जिसके पास अपना सामान बेचने के लिए है, और वो भी जो अब हम, जैसे आपने देखा है कि ब्रह्मोस की इतनी डिमांड बढ़ गई है कि हमको जल्दी से जल्दी जितनी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं उसकी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये जो इन चीजों पे जो आपने, जब आप डेलीगेशन भी हमारे बाहर जा रहा है जैसे, तो वो तमाम चीजें, इन चीजों को वहां पर उनके सामने रखेगा
और कई मुल्क जो है वो वही चीजें देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई डेलीगेशन आएंगे तो जो सवाल आपने मुझसे पूछा है वो वही सवाल वो उन डेलीगेशन से पूछा जाएगा। बिल्कुल। और आप देखिए कि डेलीगेशन से ही आपको मालूम पड़ेगा कि कई जगह से हमारे ऑर्डर जो हैं वो बढ़ते हुआ है। आप सक्षम हमें होना है, और जब तक हिंदुस्तान अपनी पावरफुल अपनी जो सक्षम नहीं हो जाता, यानी कहने का मतलब कि हम डिफेंस प्रोडक्शन को इतना बढ़ा नहीं देते हैं कि आप अगर हम बाहर सामान दे सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जितना भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे उतनी हमें कामयाबी और उतने हम लोग सक्षम होंगे। आज वो 1962 वाली आर्मी नहीं रही है जो 62 में एक गोली डालते थे और फायर करते थे। आज हम लोग 2025 वाली आर्मी है, और इसका लोहा जो है वो पूरी दुनिया को है। इस छोटे से एक ट्रेलर में पाकिस्तान पर जो हुआ है उसमें वो लोहा जो है पूरी दुनिया ने माना है कि आज भारत जो है वो इस स्टेज पर है कि पहले हम आंख से आंख मिलाकर किसी से नहीं बात कर सकते। लहौजी जो जब कभी भी कोई मीटिंग होती थी तो हम नीचे देखते थे, पर आज हम उस लेवल पर किसी भी मुल्क के साथ बात कर सकते हैं। दुनिया का चाहे सबसे पावरफुल मुल्क कंट्री हो, उसके साथ आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं कि हमारे मुल्क की अपनी पॉलिसी है, आप हमको पॉलिसी मत बताइए हमने क्या करना। अभी जैसे बायलैटरल ये भी बातचीत चल रही थी बायलैटरल की, हमारी बायलैटरल है, शिमला एग्रीमेंट में ये साइन हुए हैं। तो अगर शिमला एग्रीमेंट को नहीं रखते तो वो किसी चीज को तोड़ रहे हैं। जो पाकिस्तान अगर शिमला एग्रीमेंट को किसी जगह तोड़ता है तो फिर काफी उसका नुकसान होगा। और अभी तो हमने जैसे कहा है कि अभी तो हमने आप लोगों को ट्रेलर दिखाया, और अगर आप हमको मजबूर करेंगे तो हमको मजबूर होकर बाकी कार्रवाई जो है करनी पड़ेगी। तो ये चीजें जो है कि आपने जैसे कहा कि हमारे ब्रह्मोस, आपका ब्रह्मोस आपने खुद देखा इसका कि क्या इसका इफेक्ट है और कितनी दूरी पर ये टारगेट को एंगेज कर सकते। ठीक है लालन साहब, आपके पास में आऊंगा। जिस तरह से हमने देखा कि चूंकि सीज फायर दोनों मुल्कों के दरमियान हुआ है, लेकिन इस दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लगातार वो बयान दे रहे हैं कि हमने जी दोनों मुल्कों पर ट्रेड का दबाव डाला, तिजारत का दबाव डाला, और उसके बाद ही दोनों मुल्क जंगबंदी पर राजी हुए, सीज फायर के लिए राजी हुई। एक किस्म का वो क्रेडिट लेना चाहते हैं इस सीज फायर का। हालांकि बाद में वो अपने बयान उससे पलटे भी, लेकिन बार बार ये कहना कि हमने सीज फायर करवाया, ट्रेड का हमने कहा कि ट्रेड करेंगे। ट्रंप जो अमेरिका या सदर डोनाल्ड ट्रंप है वो इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? वो जो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि सीज फायर हमने करवाया या हमने ट्रेड के बारे में बात की, उसके बाद ही ये सीज फायर मुमकिन हुआ। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। उनकी बातें मतलब जो तो एक बार कई बार जो बयान वो देते हैं उसके बाद वो पलट भी जाते हैं। बिल्कुल। और इतने बड़े देश के राष्ट्रपति होकर इस तरह से बार बार एक बात कहना फिर पलट जाना, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा, बहुत शोभा नहीं देता। लेकिन खैर ये उनकी अपनी फितरत है, वो जैसे अपना बिहेव करते हैं। भारत के बारे में भारत चाहता है कि वो टैरिफ के बारे में समझौता हो जाए जल्दी से जल्दी, और भारत ने काफी कंसेशन भी देने की बात कही है। तो अब उन्होंने क्या कह दिया कि मुझे कोई जल्दी नहीं भारत के साथ टैरिफ की वार्ता के लिए। इस तरह से वो पहले तो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी हम समझौता कर रहे हैं और ये वो, और आप कहते हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं। तो उनकी बातों पर अब कहाँ तक भरोसा किया जा सके। जहाँ तक ये सीज फायर हुआ है वो तो दुनिया ने देख लिया कि क्यों सीज फायर हुआ। बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान को हमने ऐसी जगह मारा है कि पाकिस्तान के पास कोई चारा था ही नहीं। इसके बाद अगर पाकिस्तान आगे बढ़ता तो पूरे बड़े पैमाने पर ये लड़ाई छिड़ जाती है, और पाकिस्तान का क्या हासिल होता है ये तो जो एक्सपर्ट है दुनिया के वो बता सकते हैं। हमारी पूरी तैयारी थी और हम अपने साधन से लड़ रहे हैं। बिल्कुल। अपने बनाए हुए औजार से, अपने मेड इन इंडिया के औजार से। हम किसी दूसरे कंट्री के भरोसे नहीं है कि वहां से औजार आ जाएगा, असल आ जाएगा तो हम लड़ेंगे। आपने सुना होगा कि जब ये वार खत्म हुई, जब सीज फायर हुआ, तो उसके बाद चाइना से बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पाकिस्तान को पहुंचा, आर्मामेंट्स का, इन सब चीजों का। तो पाकिस्तान दूसरों के भरोसों पर बैठा हुआ है, और वो जो उनको सप्लाई करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की कैपेसिटी पेमेंट करने की कुछ है भी नहीं, तो वो तो एक तरह से भीख में मिली हुई चीज है या दान में मिली हुई चीज है। उनको उसका पेमेंट वो करेंगे नहीं करेंगे तो हो जाने। लेकिन
जिस क्वालिटी की चीज उनको सप्लाई की जा रही है और कंट्रीज से, तो आप समझ सकते हैं कि जिस कंट्री की अपनी औकात आर्थिक स्थिति नहीं है, जहाँ लोग भूखों मर रहे हैं, खाने के लिए गल्ला नहीं है, अनाज नहीं है, रोजगार नहीं है, और वहाँ की जनता त्राही त्राही कर रही है। और ठीक है लालन उनके साहब, अपने अहमद अयाज बॉर्डर। साहब आपके पास मैं चलूंगा क्योंकि आखिरी कुछ मिनट हमारे पास बचे हैं। सीज फायर हो चुका है, जंगबंदी हो चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जुबानी जंग अभी भी जारी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ये साफ कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। क्या ये किस तरफ का इशारा है? क्या ये मुस्तकबिल में किसी बड़ी जंग की तरफ इशारा है? बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है। देखिए, जैसे पहले भी हमने बहुत बार इस चीज का भी जिक्र किया कि कोई भी देश नहीं चाहता कि जंग किया जाए, क्योंकि हर एक को मालूम है कि जंग तबाही है। और प्रेफर यही होता है, प्रेफरेंस इसी चीज को होती है कि अगर कोई मसला हो तो बातचीत से हल हो जाए। अब चूंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसी बनी, पहलगाम को लेकर एक ओपिनियन बनी हर एक की, लोगों की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, तो एक अटैक करना पड़ा, जबरदस्त अटैक करना पड़ा, टारगेटेड। तो वो एक सिचुएशन बनी। तो उसके बाद जो उसके मुहरिकात, जो रिजल्ट्स आ गए सामने कि दोनों तरफ बड़े नुकसानात हो गए, खासतौर यहाँ पर भी हमारे कुछ सेक्टर में नुकसान हो गए, सिविल आबादी में या केरन में। तो फिर कहीं ये कंट्रोल ही नहीं रहता है कि भाई कहाँ पर क्या हो सकता है, कोई एक खतरा रहता है इसमें। तो वो मुझे लगता है कि जो भी सरबराह होता है, हुकूमत का सरबराह होता है, तो वो इस चीज को जहन में रख लेता है, या हुकूमतें जहन में रखते हैं। अल्टीमेटली हुकूमतें जो बनती है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए होती है, तो वो नहीं चाहेंगे कि पब्लिक को तकलीफ में डाला जाए, मुसीबत में नहीं डाला जाए, उसने एहतियात से काम लिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो हुआ वो कम हुआ। एक मैसेज चली गई पाकिस्तान को भी कि हिंदुस्तान कभी भी अंदर जाके घुस के, जिसको कहेंगे घुस के भी मार सकता है। ये भी एक मैसेज चली गई, बहुत बड़ी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि वहां से भी लोग चाहेंगे कि जंग हो जाए, और यहाँ से भी नहीं चाहेंगे लोग जंग हो जाए। और इसीलिए सीज फायर इमीडिएटली हुआ भी। अगर जंग ही करना तो फिर शायद सीज फायर इमीडिएटली नहीं होता। तो लिहाजा मुझे लगता है कि एहतियात किया जाएगा। नहीं लग रहा है मुझे कि आगे जंग की कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी, और इसीलिए शायद सफारती ताल्लुकात को बढ़ाने की कोशिश की जा रहे हैं, डेलीगेशंस बाहर भेजने की कोशिश की जा रहे हैं, ताकि सफारती लेवल पर इसकी बातचीत हो जाए और कोई मामला या कोई मसला हल हो जाए। नहीं लग रहा है कि बड़ी जंग की कोई सिचुएशन बनेगी। बहुत शुक्रिया अहमद अयाज साहब अपनी बात रखने के लिए। कर्नल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रोफेसर लालन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास प्रोग्राम वक्त की बात में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से कि किस तरह ब्रह्मोस ने अपना कमाल दिखाया और पाकिस्तान में जो दहशतगर्द ठिकाने उनको नेस्त नाबूद किया। साथ ही साथ जो अब कोशिश की गई कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान को बेनकाब किया जाएगा, इस हवाले से डेलीगेशन तैयार किए गए हैं। 7 डेलीगेशन है जिसमें जम्मू कश्मीर के भी कई रहनुमा जो है उनको रखा गया है। इधर पाकिस्तान ने भी एक डेलीगेशन तैयार किया है जो आलमी सतह पर अपनी बात रखेगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इससे पूरे मुल्क में पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ इमेज बनेगी और किस तरह पूरे दुनिया में पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो जाएगा। लेकिन एक तरफ से अगर सीज़ फायर हो चुका है, जंगबंदी हुई है, लेकिन ज़ुबानी जंग अभी भी जारी है। फ़िलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।